हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, एक एक टॉपिक को हम पढ़ते चल रहे हैं और यूनिट फर्स्ट जो है ये बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को रेगुलर फॉलो करिएगा। पहले हम लोग पेपर 2 पे कमांड करेंगे, फिर पेपर 1 पे मूव करने वाले हैं। ये जो है सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन इन इंडिया, इसमें वैल्यूज, कॉम्पिटेंसी, कोड ऑफ इथिक्स फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिशनर्स, ये सब कुछ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा ईच एंड एवरी पॉइंटर्स को, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये हिंदी में मैं बोलूंगा, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। नोट्स अगर चाहिए तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्लासेज हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन हम बात करें तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन होगा, यानी उसकी एक बॉडी ऑफ स्टडी होती है। सोशल फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए ये प्रोफेशनल डिसिप्लिन बनाया गया। तो सोशल फंक्शनिंग में क्या क्या आता है, कोई एक व्यक्ति आता है, कोई एक ग्रुप आता है, कोई कम्युनिटी आती है, सोसाइटी आती है। उन सब का सोशल फंक्शनिंग एक दिशा में, एक डायरेक्शन में हो सकता है, या किसी इंडिविजुअल का अकेला हो सकता है। सब लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के तौर पे अगर कुछ बिहेवियर कर रहे हैं तो वो उसका डायरेक्शन अलग होगा। तो प्रोफेशनल डिसिप्लिन एम्ड एट इनहेंसिंग सोशल फंक्शनिंग। सोशल फंक्शनिंग के बहुत सारे डायमेंशन है, वो आप जानते हो। कंबाइंड साइंटिफिक नॉलेज, ये साइंटिफिक नॉलेज को भी लाइक जैसे इंटरव्यू करना एक साइंटिफिक प्रोसेस है। कैसे इंटरव्यू करना है, क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्या एलिजिबल क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से आप पूछोगे, ये भी है। वैल्यू बेस्ड प्रैक्टिस है, यानी कि इसमें वैल्यूज को ध्यान रख करके अपनी खुद वैल्यूज बनाते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के धर्म की परवाह नहीं करोगे, किसी के मजहब की परवाह नहीं करोगे एंड आप ये अपने मर्जी से करते रहोगे। डिस्टिंक्ट फ्रॉम चैरिटी, चैरिटी से ये अलग है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेंड और अकाउंटेबल होना पड़ेगा। चैरिटी में क्या होता है, किसी ने दान किया, किसी को मिला, किसका क्या हुआ, कोई उसका लेना देना नहीं है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। क्राइटेरिया फॉर अ प्रोफेशन, ग्रीनवुड्स एट्रीब्यूट्स, ये ग्रीनवुड्स के दिए गए कुछ एट्रीब्यूट्स में से एक है। प्रोफेशन का कोई क्राइटेरिया क्या होता है। देखो, पहला तो ये होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ थियरी है, यानी इसकी जो पढ़ने की सिलेबस आप देखते हो यूजीसी के द्वारा रेगुलेट की गई है, सिस्टमेटिक है। यानी आप सेमेस्टर 1 में सेमेस्टर 3 के सिलेबस नहीं पढ़ सकते हो। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ थियरी है। प्रोफेशनल अथॉरिटी है, रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्टीज, यानी इसकी जो अथॉरिटी है, यानी जो भी काउंसिल होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे या हेड अथॉरिटी होगा, वो एक प्रोफेशनल अथॉरिटी से लीड किया जाएगा। रिकॉग्नाइज एक्सपर्टीज यानी जो एक्सपर्ट होंगे उसके मेंबर्स होंगे और चेयरमैन होंगे। क्लियर है ये चीज। सैंक्शन ऑफ द कम्युनिटी, यानी सोसाइटल अप्रूवल है उसका, सभी लोगों को इसकी अप्रूवल मिली होगी। रेगुलेटरी कोड ऑफ इथिक्स, यानी इसका कोड ऑफ इथिक्स भी रेगुलेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोफेशनल कल्चर होगा, शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स, इसमें जो वैल्यूज होंगे वो शेयर्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो आप एक दूसरे को मोटिवेट कब करते हो, जब शेयर्ड वैल्यू करते हो आप, या उसमें जी रहे हो आप, नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो आप, ये सब होगा। अगर आप किसी, आप मान लो अफ्रीकन कंट्री में जाते हो जहां पे कुछ विशेष तरीके की कल्चर है और वहां उस वैल्यू को आप शेयर नहीं करते हो, यानी आप उसको पालन नहीं करते हो, आप सोचते हो नहीं मानेंगे और अपना जो सोशल वर्क आपको टास्क दिया गया वो आप कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। कोड ऑफ इथिक्स इसका एक डेजिकेटेड है, मैंने आप सभी को इसका कोड ऑफ इथिक्स टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, पहले भी फिर से शेयर कर दूंगा, उसको आप सभी देख लेना। तो अब हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है ना भाई, किसी को आप कैसे कहोगे कि वो प्रोफेशन है या वैल्यूज नॉर्म्स के पार ऑफ एक्सीलेंस आ रहा है। क्यों क्यों कहने वाले हो, इसी तरीके से कहने वाले हो, क्योंकि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ थियरी है, प्रोफेशनल अथॉरिटी है, सैंक्शन ऑफ द कम्युनिटी है, सोसाइटल अप्रूवल है, रेगुलेटिव कोड ऑफ इथिक्स है, प्रोफेशनल कल्चर है। इवेल्युएशन ऑफ सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन इन इंडिया, रूटेड इन रिलीजियस एंड वॉलंटरी चैरिटी ट्रेडिशंस। ये क्या है, ये क्यों है, इसको समझिए आप। ये हमारे रिलीजियस एंड वॉलंटरी चैरिटी ट्रेडिशंस में इसका रूट है, यानी हमारे बुद्धिज्म में, ब्राह्मणिज्म में, हर धर्म में, वेद एवं उपनिषद में इसको सपोर्ट किया गया है। 1936 में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क फाउंड किया गया था प्रोफेशनल स्टडी के लिए। ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सपेंशन ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन, आजाद भारत में आपका क्या एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा हुआ, या जो भी इंस्टीट्यूट आप लखनऊ यूनिवर्सिटी देख रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी देख रहे हो, इन सब का अपना अपना रोल है और वो बढ़ता गया है कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल बॉडी के रूप में। इनिशियली अमेरिकन सोशल वर्क, अमेरिकन केस वर्क मॉडल हमने अपनाया, लेकिन इसको हमने इंडिजनाइज कर दिया, यानी इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसको ये घुल मिल गया और एक नए अवतार में आपको दिखता है। चलो भाई,
तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु आइडेंटिफाइड द 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन इंक्लूडिंग सिस्टमैटिक थियरी एंड कोड ऑफ एथिक्स? फ्राइडलैंडर, मैक्स वेबर, अर्नस्ट ग्रीनवुड एंड चेस्टर बर्नार्ड। राइट आंसर बताइए। इंडियाज फर्स्ट प्रोफेशनल स्कूल ऑफ सोशल वर्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो दो क्वेश्चन आपके लिए है, एक दूसरे का राइट आंसर आप सभी जरूर बताइएगा। ये है 1936 और पहला है हु आइडेंटिफाइड द 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन इंक्लूडिंग सिस्टमैटिक थियरी एंड कोड ऑफ एथिक्स? फ्राइडलैंडर, अर्नस्ट ग्रीनवुड एंड मैक्स वेबर। तो ये ग्रीनवुड है, बी इज द राइट आंसर। कोड ऑफ इथिक्स अगर आप देखोगे ना तो ये हमें लगता है कि 20-25 पेज का है और उसको पूरा पढ़ना चाहिए आपको, इंग्लिश में ही है। लेकिन अगर उन सबको मैं डिडक्ट करूं तो उसका कुछ गीस्ट बनता है, यानी सार बनता है, सारांश बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सोशल वर्क की कोर वैल्यू में सर्विस होता है, हेल्पिंग पीपल, एड्रेसिंग सोशल प्रॉब्लम्स। किसी ना किसी सोशल प्रॉब्लम्स के गैप को आप आइडेंटिफाई करते हो, वहां के नीड को असेसमेंट करते हो, वहां लोगों को मोबिलाइज करते हो, वहां उनके दिमाग में इंटरनलाइज्ड करवाते हो। एंड आफ्टर ऑल ये सब करने के बाद आपका टारगेट होता है कि वहां सर्विस प्रोवाइड करना या करवाना। हो सकता है आप खुद सर्विस प्रोवाइड करते हो सकता है आप दूसरे से सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो दूसरा जो कोर वैल्यू होगा वो होगा सोशल जस्टिस। अब देखो वो जो डॉक्यूमेंट है वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको आपको देखना चाहिए। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स या जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं इन सब के द्वारा उसमें कंट्रीब्यूशन दिए गए हैं, तो वो तो आपको देखना है। लेकिन उसका एक कोर वैल्यू का भी एक गीस्ट होता है, सोशल जस्टिस। आपने देखा होगा हमारे देश में सोशल जस्टिस की बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको इंटीग्रेट करवाया था, इसीलिए ताकि एक टाइम आए जब हंस और बगुला और शेर और चीता एक ही धारा में पानी, मतलब एक ही नदी में बैठ के पानी पी सकते हैं। सोशल इक्वालिटी का मतलब खत्म करने का यही होता है कि सबको वो चीजें एक्सेस मिले, एक्सेसिबल हो। मंदिर जाए तो सभी कम्युनिटी के लोग जाएं, सभी जाति के लोग जाएं, सभी सोसाइटी के लोग जा सके। जो एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज है उनको भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चैलेंजिंग इन इक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ अ पर्सन, रिस्पेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल। ये आर्टिकल ये डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द पर्सन में रिस्पेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल याद रखिएगा, आप सभी को हम बता दे रहे हैं इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति का डिग्निटी सोशल वर्क में इक्वल माना जाता है अगर वो आपके पास एज अ सर्विस के लिए आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ये सेंट्रल टू चेंज होता है। अगर ह्यूमन रिलेशनशिप को आप इंपॉर्टेंस नहीं प्रोवाइड करते हो तो ये फिर आपको हेल्प नहीं करने वाला है। ह्यूमन रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। आप किससे लिसनिंग कैपेबिलिटी, उसे रैपो बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। क्या इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हो तभी वो बदलाव आएगा। आप किसी के यहाँ जाते हो कुछ मदद करने और उससे अच्छे ढंग से बात ही नहीं करते हो, उससे दोस्ताना अंदाज में बात नहीं करते, तो वो कुछ नहीं मानेगा आपके बात। इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस, ट्रस्ट वर्दी, स्किल्ड प्रैक्टिस। अब यहाँ देखो इंटीग्रिटी का मतलब भाई आप अपने ही काम को अगर बहुत ही अच्छे ढंग से करोगे तो सामने वाले बंदे को लगेगा। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा सोसाइटी में अक्सर क्या होता है कि आप जब अपने काम को सीरियस नहीं लेते हो तो आपके घर के लोग या बाकी लोग उस काम को सीरियस नहीं लेंगे। ऐसा आपने कितनी बार देखा है, पहले भी देखा है ना। और अगर आपने अपने काम को सीरियसली ले लिया तो बाकी लोग भी हो सकता है सीरियस लें उस काम को। उस काम को करने में सभी लोग एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे का साथ दें, ये आपने नोटिस किया होगा। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को नहीं किया, सपोज दैट आप खुद लापरवाह हैं या फूहड़ हैं या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या आप सोचते हैं कि चलो ना क्या हो जाएगा, कुछ तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो इंटीग्रिटी नहीं बन पाएगी, ट्रस्ट वर्दी एक्शन आप नहीं ले पाओगे। एक तरीके से जो काम आपको करना है उसका भरोसा ना आपको होगा ना सामने वाले किसी एजेंसी को होगा, ना किसी को नहीं होगा। ये आपने देखा सुना होगा, मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूँ ऐसा होता है और एक मोटे तौर पे सबके साथ होता है। तो इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस तो चाहिए भाई। स्किल्ड प्रैक्टिस सेट आपको पास होना चाहिए। स्किल्ड यानी कि बात करने में ठीक ठाक, नोट करना हो, सब चीजें आएंगी आप। तो कोर वैल्यू का प्रैक्टिस में क्या होगा, सर्विस मतलब प्रायोरिटाइजिंग क्लाइंट कम्युनिटी नीड्स एंड सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए। प्रैक्टिकल मीनिंग सर्विस में किस क्लाइंट को सबसे ज़्यादा जरूरत है, क्या कम्युनिटी की नीड है, क्या सेल्फ इंटरेस्ट है। सोशल जस्टिस में क्या कर रहे हो, एडवोकेटिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोशल जस्टिस में क्या कर रहे हो भाई, आप डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे हो तो वो तो होगा ही नहीं। इनइक्वालिटी फैला रहे हो, नहीं होगा।
डिग्निटी एंड वर्थ, रेस्पेक्टिंग एवरी इंडिविजुअल अनकंडीशनली। कोई शराबी भी आ गया, कोई नशेड़ी भी आ गया, तो आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो। ह्यूमन रिलेशनशिप, यूजिंग रिलेशनशिप एज अ टूल फॉर चेंज, यूजिंग रिलेशनशिप एज अ टूल फॉर चेंज, याद रखिएगा। इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस यानी एक्टिंग ऑनेस्टली, प्रैक्टिसिंग विद इन वंस एक्सपर्टीज। मैं बहुत जनरल लेमैन लैंग्वेज में बात करता हूँ, क्योंकि मैंने नोट तो कर ही दिया है, आप देख ही रहे हो, लेकिन समझना आना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं समझोगे तो ऑनेस्टी को इंटीग्रिटी से अलग कर दोगे। और आपकी जो एक्सपर्टीज है, यानी आप लिखने में एक्सपर्टीज है, बोलने में एक्सपर्टीज नहीं हो तो लिखने वाला काम करोगे आप। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कॉम्पिटेंसी में क्या होना चाहिए? नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आपने कभी सोचा है सोशल वर्क में सोशियोलॉजी या सोशल साइंस की चीजें क्यों पढ़ाई जा रही हैं? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। मानव दिमाग कैसे सोचता है, क्या वो झूठ को सही डिटेक्ट करता है, किस टाइम पे डिटेक्ट करता है, ये सारी चीजें। नॉलेज ऑफ सोशल वेलफेयर पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, वहां क्या एक्ट है, क्या कानून है, क्या उपबंध है, किस तरीके के कानून का पालन कर रहा है, किस कम्युनिटी के लिए क्या कानून है, क्या उसको कोई उसमें इंजंक्शन या ऑब्जेक्शन कर सकता है, क्या उसको कुछ उसमें छूट मिली हुई है, जैसे सिख लोगों को कृपाण रखने की छूट मिली हुई है, राइट। क्या चीजें हैं? अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स एंड रेफरल सिस्टम्स, कम्युनिटी की रिसोर्स का अवेयरनेस भी होना चाहिए। आप अगर पानी के लिए लड़ाई कर रहे हो सोसाइटी के अप्रोच के लिए, तो आपको ये पता होनी चाहिए सिस्टम से बात करते वक्त कि भाई इस जगह पे पानी है, अगर सरकार ने या लोगों ने चाहा तो वो पानी एक्सेसिबल हो जाएगा सबके लिए, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप अंधेरे में तीर मारते रह जाओगे। यहाँ पानी है, लोगों को पानी चाहिए, तो सरकार भी पूछेगी भाई वहाँ पानी कहाँ से प्रोवाइड करें। आपको अगर पता ही नहीं होगा कि उस झील या उस तालाब या उस जगह से आ सकती है पानी, तो फिर आप तो घूमते रह जाओगे। सच कह रहा हूँ कि नहीं मैं? इसलिए आपको खुद भी एक अवेयरनेस और नॉलेज रखना पड़ेगा। सोशल सिस्टम्स जानने पड़ेंगे, सोशल वेलफेयर पॉलिसी जानना पड़ेगा, रेफरल सिस्टम्स यानी हेल्थ के कंडीशन में होता है, पीएचसी से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से स्टेट के गवर्नमेंट अस्पताल में किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल, कास्ट एंड रीजनल डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है ना। कल्चरल, कास्ट एंड रीजनल डाइवर्सिटी किस तरीके का है, ये करना जरूरी है। रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब हो सकता है, एक कहावत है, कोस कोस पे पानी बदले, तीन कोस पे वाणी, ऐसा कुछ है, उल्टा सीधा माफ करिएगा आप लोग। मतलब हर चीज बदल रही है, वाणी बदल रहा है, पानी बदल रहा है, भाषा बदलेगा, कम्युनिटी ड्रेसअप बदलेगा। आप इन सब चीजों को अगर ध्यान रखे काम नहीं करोगे, राजस्थान वाले जो अप्रोच अपनाते हो आप इस तरफ नहीं अपना सकते हो साउथ इंडिया में, ये चीजें हैं। कॉम्पिटेंसी में आपको कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है। मैं जो बोल रहा हूँ ये मोनोलॉग है। कम्युनिकेशन में आप बात करते हो, सुनते हो, फिर जवाब देते हो, फिर बात करते हो, ये सब अलग अलग चीजें हैं। देखो आज के जमाने में बात करना और बोलने में बहुत अंतर है, लोग सिर्फ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं कर पा रहा है। कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंसी में ये याद रखना। अगर आप सुन नहीं रहे हो तो सोशल वर्कर तो नहीं बन पाओगे आप। किसी की प्रॉब्लम हो, सुनने की एक आदत बनाइए, ये आपके लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी एंड रैपो बिल्डिंग, चलो आपसे मैं एक टास्क देता हूं और ये पूछता हूं, एम्पैथी क्या होता है और सिंपैथी क्या होता है? रैपो बिल्डिंग यानी आप किसी के साथ बैठते हो, नजिंग करते हो कि हाँ सर ओके बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये चीजें हैं। कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड सेंसिटिविटी, कल्चरल कॉम्पिटेंस क्या होता है? आप किसी कल्चर में ना सुपीरियर बनोगे ना इंफीरियर बनोगे, आपको उस कल्चर की समझ होनी चाहिए। आप लोग देखते हो दूसरे धर्म के लोगों को वो लोग मैनिपुलेट करके अपने धर्म में ले आते हैं, क्यों? क्योंकि वो कल्चरल कॉम्पिटेंस में माहिर हो गए हैं अब तो, उनको पता है कि इस धर्म में क्या कमियां है, हमारे धर्म की अच्छाई को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आप जब इस इन सब कामों के लिए ये कर रहे हैं लोग, तो आप क्या अपने पॉजिटिव काम के लिए नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्राइसिस इंटरवेंशन स्किल्स, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या अप्रोच होता है, कैसे एक बेस्ट डिसीजन मेकर बनना है, कैसे क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल कौन सा इस्तेमाल करना है, किस तरीके से करना है, कौन सा अप्रोच पहले लगाना है, ये सारा कुछ आपको यहाँ करना है। कॉम्पिटेंसी में इथिकल एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेज में इथिकल डिसीजन मेकिंग, प्रोफेशनल जजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस। अब इन सब चीज को एक बार पढ़िए, यह आपके लिए आई ओपनर होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीजों को पढ़ते हो तो हो लेकिन याद नहीं रख पाते हो, तो वो यहाँ पे काम आएगा। इथिकल डिसीजन मेकिंग आपका होना चाहिए। सपोज दैट कोई दो लोग पहुंचते हैं आपके पास सेम रिसोर्सेज के लिए, ऐसा होता है ना कि सर हमें भी दे दो, सर हमें भी दे दो, सर हमें जरूरत है। जरूरत आपको सबको दिखेगी, लेकिन आप किसको दोगे?
वो जो भी रिसोर्स आपके पास है वो आप किसको प्रोवाइड करने वाले, आपको वहां सोचना पड़ेगा किसको करें, बताओ। तो आप वहां डिसाइड कैसे करोगे इथिकली, यानी कि सबसे ज्यादा जरूरत किसको है वाकई में। दूसरा वाला झूठ तो नहीं बोल रहा है, होता है लोग झूठ बोलते हैं, जब उनको फायदा होगा ना झूठ बोलने से तो वो फायदा उठाने के लिए झूठ बोलते हैं। इथिकल डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे इसके क्राइटेरिया आएंगे, आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस भी होनी चाहिए। आप भावना में तो नहीं बह गए भाई, आपने अपनी जाति वाले को तो नहीं दे दिया, अपने धर्म वाले को तो नहीं दे दिया, समझ रहे हो आप, ये चीजें हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनल बाउंड्रीज, आप सबके व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे ये सारे नोट्स शेयर किए जा रहे हैं, तो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ भाई, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं जुड़ेंगे तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी और आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है, प्लीज जुड़ जाओ। सेल्फ अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, यूज ऑफ सेल्फ, यानी अपने आप की जानकारी। आपको एंगर तो नहीं आ जाता इस कम्युनिटी में या इस तरह से काम करने में, कई बार होता है बहुत लोग एंगर में आ जाते हैं भाई, मैंने देखा है, उनसे हर तरीके से वो काम आप सोचोगे करवा लें, पॉसिबल ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनल बाउंड्री, किस तरीके की अकाउंटेबिलिटी है, क्या ये जो आप काम कर रहे हो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एक एलिजिबल ऑफिस से रेगुलेट हो रहा है, क्या आपकी जवाबदेही आपके पास है, क्या प्रोफेशनल बाउंड्री आपकी क्या है, यानी आप जिससे भी बात कर रहे हो या जिससे भी कोशिश कर रहे हो ये चीज़ें ठीक करने की, पूछने की, वो अकाउंटेबल है, खुद एक प्रोफेशनल ऑर्डर में वो काम करता है। और आखिरी होगा कॉम्पिटेंस या कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जानते हो जिंदगी का क्या है, जिंदगी में जब आपको लगेगी ना कि आपका पढ़ाई खत्म हो गया, अब तो जॉब लगेगी, चलो जॉब में आप कुछ नया सीखने को मिलेगा, तब तक आपकी शादी हो जाएगी, और शादी में बच्चे और ये लोग घर के समाज के पॉलिटिक्स और ऑफिस पॉलिटिक्स ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आप चाहो ना चाहो आप इन सबसे घिरे हुए हो और आपको सीखना तो पड़ेगा ही। और अगर आपने ये कमिटमेंट कर ली कि यार हर स्किल मैं सीखूंगा, समाज के लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, ये भी मैं सीखूंगा कि ये कैसे कर रहे हैं, उसके बाद मैं बचूंगा, वही आदमी बच भी पाता है। चलो दो ये हो गया आपका, दो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, दो क्वेश्चन इधर भी। द सोशल वर्क कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकली एग्जामिनिंग वंस ओन बायसेज एंड वर्किंग क्लाइंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर वैल्यू ऑफ सोशल वर्क, ये भी आप याद रखोगे। कोड ऑफ इथिक्स में आइए, फॉर्मल सेट ऑफ प्रिंसिपल गाइडिंग प्रोफेशनल कंडक्ट, ठीक है ना, इसको कोड ऑफ इथिक्स कहते हैं। अब ये एक बाउंड्री होता है, मतलब जैसे मेडिकल आप सर्जन हो तो उसके आपके भी इथिक्स होते हैं, फॉर्मल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सेट होगा, ये प्रिंसिपल्स बहुत विचार विमर्श करके बनाए जाते हैं ताकि आपका प्रोफेशनल कंडक्ट सही हो। जैसे एक प्रोफेशनल कंडक्ट है टाइम पे ऑफिस आना, कितने लोग भारत में इसको फॉलो करते हैं, मुझे लगता है लिमिटेड लोग हैं। प्रोटेक्ट्स क्लाइंट्स फ्रॉम हार्म एंड एक्सप्लॉइटेशन, क्लाइंट्स को नुकसान ना हो और उनके एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इसके लिए किया जाता है। जैसे आप इंटरव्यू लेते हो, उसकी सहमति नहीं लेते हो, अगर कोई इंटरव्यू आप लेने गए और उसकी आपने सहमति ही नहीं ली तो वो उससे उसका नुकसान हो सकता है। प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग इथिकल डायलेमा, कई बार इथिकल डायलेमा आपको होगा और आप उस चीज को सुलझा नहीं पाओगे, तो ये सुलझा देते हैं। बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट एंड प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, एक आपको पब्लिक ट्रस्ट बनाने के लिए या रैपो बिल्डिंग करने के लिए, प्रोफेशनल अकाउंटेबल होने के लिए ये सब कोड ऑफ एथिक्स पे ध्यान देना होगा। कोड ऑफ एथिक्स में की प्रिंसिपल क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्टिंग क्लाइंट इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, रिस्पेक्टिंग क्लाइंट ऑटोनॉमी एंड चॉइसेस। अब देखो इसमें कुछ कुछ चीजें याद रखना, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने बताया, नाम पता गांव ये सब मुक्त रखना है। जैसे कोई रेप विक्टिम है, आप उसको काउंसलिंग करने जाते हो तो कोर्ट का सख्त आदेश है किसी भी केस में ये जजमेंट की सुनवाई के दौरान भी उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा, नहीं तो आप दोषी के भागी होते हो। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी आपको ब्रेक नहीं करनी चाहिए, क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी रेस्पेक्टिंग क्लाइंट ऑटोनॉमी एंड चॉइसेस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, यानी इक्वल ट्रीटमेंट रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, सभी के लिए एक इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। आर्टिकल हमारा 14 से लेकर के 18 तक यही चीजें कही जा रही हैं। प्रोफेशनल बाउंड्री होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई आपने कुछ बाउंड्री से पार जाके कर दिया जो आपके ऑफिस में आता नहीं था। आप पुलिस विभाग से मदद लेने गए, आपने किसी और पावर का यूज कर लिया। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आप अपने प्रोफेशनल एक्शंस के लिए आप जिम्मेदार हो।
इथिकल डायलेमा क्या क्या हो, दुविधा क्या क्या फंसते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हार्म टू सेल्फ या अदर्स। कई बार होता है कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी तो कर देते हैं, लेकिन उस चक्कर में होता है कि उसको कुछ सर्विसेज मिले ना मिले, अगर कहीं नाम पता हम नहीं बताएंगे तो हो सकता है उसको कुछ सर्विस ना मिले, इस डायलेमा में फंसे रहते हैं। और ये होता है, याद रखिएगा। क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन वर्सेस प्रैक्टिशनर्स प्रोफेशनल जजमेंट। अब क्लाइंट ने कुछ डिटरमाइन किया, ये प्रिंसिपल जब हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे चीजें, उसने सेल्फ डिटरमाइन किया है और जो प्रैक्टिशनर है उसने कुछ और डिटरमाइन किया है। तो अब इसके बीच में आपको क्या करना है, उसको कन्विंस करना है कि भाई हम जो डिसाइड कर रहे हैं वो शायद तुम्हारे लिए ज्यादा सही है। अदरवाइज ट्रायल एंड एरर, कि ठीक है आपने जो डिसाइड किया एक दिन करके देखो, अगर एरर होगा तो मेरे पास आना, अगर ठीक लगे तो उसी को करना, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी लाइफ है भाई। ये याद रखना, एक हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रहा था, दुनिया के हर एक हस्बैंड वाइफ में हालांकि यही कहानी है, उसमें जाओगे आप छुड़ाने तो कहेगा यार तुम्हें क्या करना है, हम अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं, चल निकल। अब आप क्या करोगे वहां। लिमिटेड रिसोर्सेज वर्सेज कॉम्पिटिंग क्लाइंट नीड्स, पर्सनल वैल्यूज वर्सेज प्रोफेशनल न्यूट्रलिटी। पर्सनल वैल्यू आपकी कुछ और है और प्रोफेशनल न्यूट्रलिटी आपको मैनेज करना है। आप जानते हो कि ये लोग बुरे हैं, ये आपने सुना है, देखा है, देख भी रहे हो सामने, लेकिन आपको प्रोफेशनली न्यूट्रल रहना है। जैसे एक चाइल्ड वेलफेयर होम होता है, उसमें आप जाएंगे तो उसमें जो बच्चे रहते हैं ना, उनकी ऐसी मानसिकता हो जाती है कि वो सोचते हैं कि हम तो अब क्रिमिनल है, हमको जो मन का आएगा करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप एज अ वहाँ अगर वार्डन हैं तो आप अगर ये सोचोगे ये सब बच्चे तो हैं ही इस लायक, मार खाने के लायक ही हैं, तो आप पिटाई शुरू कर दोगे या पिटाई करवा दोगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं यार ये आखिर में एक इंसान ही है, ये बिगड़ा है तो सुधर भी सकता है, यानी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से ये बिगड़ा है, कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ है जिससे ये बिगड़ा है, ये सुधर भी तो सकता है। पर्सनल वैल्यूज वर्सेज प्रोफेशनल न्यूट्रलिटी, ये एक चीजें आएंगी आपकी। अब चैरिटी वर्सेज प्रोफेशनल सोशल वर्क का आप यहाँ क्लासिकल डिफिनेशन हमने दे दिया। मोटिवेशन क्या होगा भाई, चैरिटी या फिलंथ्रॉपी में क्या होता है, ठंडी आई कंबल बांट दो। प्रोफेशनल सोशल वर्क में क्या होगा, साइंटिफिक होगा, वैल्यू बेस्ड होगा, एविडेंस फॉर्म्ड होगा। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ अप्रोच क्या होता है, मैंने क्या बोला, ठंडी आई कंबल बांटा हमने, अनसिस्टमेटिक गिविंग होगा, एडहॉक होगा। और प्रोफेशनल सोशल वर्क में स्ट्रक्चर्ड मेथड्स होगा, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग क्या होता है, नो फॉर्मल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, ठीक है ना, रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड एजुकेशन एंड सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस। अकाउंटेबिलिटी लार्जली इनफॉर्मल, नो कोड ऑफ एथिक्स। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, लार्जली इनफॉर्मल है और नो कोड ऑफ एथिक्स है, यहाँ कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, ये फॉर्मल एंड कोड ऑफ एथिक्स से जुड़ा हुआ है। अब रेगुलेटेड बॉडीज भी आपने नाप्स भी देखा होगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर, दिस एंड अदर स्कूल सेट स्कूल स्टैंडर्ड्स, नो सिंगल रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी लाइसेंसिंग बॉडी, जैसे इंडिया में नहीं है। जैसे अब मैंने आपको एक दिन बोला भी था कि आपको क्या करना है, यहाँ इसकी स्टैंडर्ड बॉडी के लिए डिमांड करना है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी बताइए इंद्र। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है। मैं आपको देख करके और 2 मिनट में बताता हूँ। ठीक, कॉल पिक करना। नो यूनिफाइड स्टैट्यूटरी लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लैक ऑफ यूनिफॉर्म करिकुलम अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, ये भी है, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कोई एक सिंगल करिकुलम नहीं है। लो पब्लिक अवेयरनेस ऑफ सोशल वर्क एज अ डिस्टिंक्ट प्रोफेशन, inadequate पे एंड कैरियर स्ट्रक्चर इन मेनी सेटिंग्स। क्विक चेक में एमसीक्यू राउंड 3 में आपको ये क्वेश्चन करना है और आंसर करना है। अब देखो क्विक रिवीजन में ग्रीनवुड्स के जो 5 स्टैंडर्ड्स है, थियरी, अथॉरिटी, सैंक्शन, एथिक्स, कल्चर, ये आपको देखना है। इंडिया में 1936 में स्थापित हुआ था, फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। कोर वैल्यू में सर्विस, सोशल जस्टिस, डिग्निटी, रिलेशनशिप, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंसी में भाई नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, इथिकल या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मतलब थिंक, इंक, लर्न, सिंक और फिर रिफ्लेक्ट करना है, यानी आप सोचोगे, एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, सारा कुछ करने के बाद रिफ्लेक्ट करना चाहिए एक्शन में। इथिक्स में कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बाउंड्रीज, ये सब रखना है। की चैलेंजेस में नो स्टैट्यूटरी लाइसेंसिंग बॉडी इन इंडिया लाइक मेडिसिन और लॉ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये सब चीजें यहाँ मैंने रख दी हैं। नाप्सपी के वैल्यू, सर्विस, सोशल जस्टिस, डिग्निटी एंड वर्थ। ग्रीनवुड 1957 में 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोफेशन।
इसमें इंडिया फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इंडिया हैज नो सिंगल स्टैट्यूटरी लाइसेंसिंग बॉडी। यहाँ इंडिया में अभी तक काउंसिल ऑफ सोशल वर्क नहीं है। मैंने आपको बताया था जैसे डॉक्टर के लिए मेडिसिन का है मेडिकल बोर्ड, उसी तरीके से यहाँ नहीं है। लॉ के लिए बार काउंसिल है, इस तरीके से चीज़ें यहाँ नहीं है। आई होप आपने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं और बहुत ही अच्छे से कर लिया। आप सब हमारे बैचेज को एक्सप्लोर कर सकते हो, ऑफर को भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।